हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेट सेवा। आज का टॉपिक है अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी बीसीए थर्ड में एक सब्जेक्ट होता है। ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस। राइट, करते हैं आज। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। मीन्स अगर हम एक डिफरेंस पता करें, जो सी लैंग्वेज होती थी आपकी, वो प्रोसीजरल लैंग्वेज होती थी। मीन्स वो लैंग्वेज में कुछ भी अगर आप कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन करना पड़ता था। उसमें कोई भी आप परफॉर्म करोगे, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, कोई भी प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉर्ट आउट करोगे तो आपको प्रोसीजर बनाने पड़ते थे। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में योर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। तो आपके सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट और क्लासेस का कंसेप्ट आएगा। Right, the fundamental idea of object oriented programming paradigm is used to design and structure, but स्ट्रक्चर बनाना और उसको डिजाइन करने से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर इन ए वे, इस वे में दैट मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड इंटरेक्शन, उनका इंटरेक्शन ऐसा हो जैसे कि रियल वर्ल्ड में हो रहा हो, जैसे हम अपने आसपास देख रहे हो। राइट, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास एंड रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड एंटिटी। जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे किसी की एग्जिस्टेंस है। राइट, अब जैसे मैं घर हूँ तो घर में मैं अपने बच्चों के लिए क्या हो सकता हूँ? पापा, फादर। अपनी वाइफ के लिए क्या हो सकता हूँ? हस्बैंड। राइट, तो इसी तरह से अब मैं घर में हूँ तो मेरे ये इंस्टेंस काम कर रहे हैं। जैसे मैं स्कूल में चला जाऊंगा तो मेरी सिचुएशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो वहां पे जो मेरा इंस्टेंस होगा वो क्या काम करेगा? वो एज ए टीचर का काम करेगा। राइट, चलो अब आप ये देखो, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। कोई भी चीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हमेशा दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रॉपर्टीज और एक होता है फंक्शन। प्रॉपर्टीज मीन्स जैसे मैं हूँ, ह्यूमन बीइंग के तौर पे देखूं या कुछ भी लगा लो, जैसे मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा कोई नेम होगा, मेरी एज होगी, मेरी हाइट होगी। राइट, मेरा कोई पर्टिकुलर, अगर मैं टीचर हूँ, टीचर की बात करूँ तो मेरा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, वगैरह वगैरह। तो जितनी भी ये मेरे बारे में फीचर हैं तो इसको हम प्रॉपर्टी मानते हैं। राइट, इसको स्टोर करना हो तो हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स बनाते हैं। राइट, क्या बनाते हैं? वेरिएबल्स। ओके, इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी। अब मेरा बिहेवियर है, मैं क्या करता हूँ? मैं टीच करता हूँ। राइट, एक कोई पर्सन है, उसके बिहेवियर के बारे में बात करें तो वो डांस कर सकता है, कोई एक अच्छा सॉन्ग गा सकता है। अगर किसी डॉग के बारे में पूछूं तो वो क्या कर सकता है? बार्क, भौंक सकता है, बाइट, काट सकता है। तो ये क्या है? जो भी किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को शो करते हैं, तो उस बिहेवियर को शो करने के लिए हम सी प्लस प्लस में क्या बनाएंगे? मेथड्स बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे। राइट, क्लासेस क्या होता है? इट इज ए ब्लूप्रिंट एंड टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। देखो, आपको ऑब्जेक्ट का पता लग गया। राइट, अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड्स होते हैं। अब हम एक क्लास बना रहे हैं। अब जिस टाइप की क्लास बनाएंगे, उस क्लास के अंदर हमने कितनी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है और कितने फंक्शन डिफाइन करने हैं। अब एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल प्रॉपर्टी है और मल्टीपल फंक्शन है, जरूरी नहीं है कि हमें सारी कंसीडर करनी है। क्या होता है कि कितने प्रॉपर्टीज हमने इसके अंदर लेनी है, मीन्स वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं प्रॉपर्टीज को स्टोर करने के लिए, और कितने फंक्शन डिक्लेयर करने हैं उसके बिहेवियर को शो करने के लिए। तो जब हम एक बार इसका ब्लूप्रिंट बना देंगे और जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कहाँ बनाते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट? हम मेन फंक्शन में क्या बनाते हैं? कहाँ बनाते हैं? मेन फंक्शन में। ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट एंड टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। इट डिफाइन द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है कि भाई एट्रीब्यूट और बिहेवियर दैट इट्स ऑब्जेक्ट विल हैव। भाई वो उस एक ऑब्जेक्ट के कौन कौन से बिहेवियर है और कौन कौन से हम जो एट्रीब्यूट है वो किसके हिसाब से, किसकी हेल्प से बनाते हैं? वेरिएबल की हेल्प से। बट वेरिएबल्स ना बोल के, क्योंकि ये क्लास के पार्ट होते हैं तो इनको बोलते हैं डेटा मेंबर। क्या बोलते हैं हम इनको? और जो बिहेवियर होता है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं? मेथड से। और मेथड किसका पार्ट है? क्लास का। तो हम इसको बोलते हैं मेंबर फंक्शन। क्या बोलते हैं हम? मेंबर फंक्शन। राइट, चलो आगे चलते हैं। कैन थिंक दैट क्लास एज ए प्रोटोटाइप दैट यू कैन यूज टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या बन गया? एक प्रोटोटाइप बन गया। मीन्स आपने ये बता दिया कि मैं एक क्लास बना रहा हूँ, इसमें दो मैंने एट्रीब्यूट लिए हैं किसी पर्टिकुलर क्लास के। पर्सन क्लास के लोगे तो मैंने उसका नेम लिया है और उसका एज लिया है। बिहेवियर क्या है? वो टीच, स्पीक, मतलब डांस कर सकता है और गाना गा सकता है। दो मैंने फंक्शन ले लिए। राइट, जब भी इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके इंस्टेंस में
दो ये वेरिएबल और दो ये फंक्शन क्या आ जाएंगे, वर्चुअली मेमोरी में अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, राइट। चले एग्जाम्पल के तौर पे क्लास कार का मैंने क्लास बनाई, तो क्लास कार के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, कलर हो सकती है, मेक मीन्स कौन सा कब बना है, मॉडल कौन सा है उसका, जैसे हम मारुति की काफ़ी गाड़ियां हैं, ठीक है, जेन है, एस्टिलो, अच्छा कोई भी अब नई गाड़ी बलेनो है, तो इस तरह से ये मॉडल हो गया, ये 2000 किस में बनी है, राइट। बिहेवियर क्या है, बिहेवियर का मतलब ब्रेक लग सकती है गाड़ी में, और एक्सेलेरेट मीन्स रेस दी जा सकती है। तो ये उसके बिहेवियर को शो करने के लिए हम क्या बना दिए, दो फंक्शन बना दिए। चलें आगे। अब ये है एनकैप्सुलेशन, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का एक फीचर है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को बाइंड कर मतलब हाइड करके रखना, राइट। अब आप ये देखो, सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में अगर कोई वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल को बाहर से कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है ना। बाई चांस कोई हैकर है, उसने देखा कि भाई उसको किसी तरह से पता लगा कि एक वेरिएबल है, जैसे हमने बैंक के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया और बैंक में एक वेरिएबल है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको अगर कोई हैकर एक्सेस कर ले और वो क्या करे, इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दे 6% से 600% कर दे, इससे क्या होगा, इससे जब वो बाय चांस कोई हैकर ही है वो ऐसा कर दे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ले ले, रिटर्न ले ले कि भाई मेरे 5 साल हो गए पैसा डले और मैं ऑनलाइन ही चाहता हूँ, तो क्या होगा, बैंक को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसे समझाने के लिए आजकल तो एआई टूल इतने हैं, वो अपने आप बता देंगे कितना पॉसिबल नहीं है। आज पहले क्या होता था, इस तरह की प्रॉब्लम आती थी। तो इससे क्या होगा, हमारा जिसके लिए भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे हम, और हमने सी में बना दिया, तो इनकैप्सुलेशन यूज़ नहीं किया, तो डाटा सेफ नहीं होगा। जब डाटा सेफ नहीं होगा मीन्स हमारा सॉफ्टवेयर सही काम नहीं करेगा, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इनकैप्सुलेशन ने क्या किया, डेटा को हाइड करके रखा। वो कैसे रखा, सुनो। एनकैप्सुलेशन इज ए कंसेप्ट ऑफ बंडलिंग द डाटा, बंडलिंग का मतलब ग्रुपिंग द डाटा एंड द मेथड दैट ऑपरेट ऑन दैट डाटा इनटू ए सिंगल यूनिट। क्या मतलब हुआ कि हमने जो डाटा मेंबर लिए हैं प्लस उसके साथ मेंबर फंक्शन को एक यूनिट में, मेंबर फंक्शन उनको एक यूनिट में बाइंड करके रख दिया। जो ये डाटा मेंबर है मीन्स वेरिएबल्स हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ ये वाले ही मेंबर फंक्शन काम कर सकते हैं, बाहर वाला कोई भी मेंबर फंक्शन इसको एक्सेस नहीं कर सकता। सिक्योरिटी इंक्रीज हो गई नहीं होगी, बाहर वाला इस पे काम कर ही नहीं सकता है। और जो जिस काम के लिए हमने ये मेंबर फंक्शन बनाए हैं वो हमने बनाए हैं, जो इसको बताया वो प्री डिफाइंड फंक्शन जो हमने डिजाइन किया या डिफाइन किया वो काम हो जाएगा उस पर। चले आगे। अब क्या है ये होते हैं हमारे एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि आपकी जो क्लास के मेंबर फंक्शन है या डाटा मेंबर है, आपके जो मेंबर्स हैं उनकी कैटेगरी बना दी कि वो बाहर से एक्सेसिबल होंगे या नहीं होंगे। अगर हम किसी भी डाटा मेंबर को डिफाइन करते वक्त प्राइवेट लिख देंगे तो वो बाहर से एक्सेसिबल नहीं होगा। जब भी मैं बाहर से बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि क्लास, जहाँ क्लास आपने क्लोज की, क्लास से बाहर मीन्स आउटसाइड द क्लास ये एक्सेसिबल नहीं होंगे। प्रोटेक्टेड मेंबर क्या होंगे, प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर जो है अगर आप बना देते हो मतलब प्रोटेक्टेड लिख के फिर वेरिएबल्स या डाटा मेंबर डिक्लेयर, तो ये एक फर्दर इनहेरिटेंस तक यूज हो सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल इनहेरिटेंस में ये एक्सेसिबल नहीं होंगे। इनहेरिटेंस को हम आगे पढ़ेंगे। पब्लिकली क्या होता है, कोई भी डाटा अगर पब्लिकली होगा वो आउटसाइड द एक्सेसिबल हो जाएगा। अब आउटसाइड द एक्सेसिबल हो जाएगा तो इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, अपने मेंबर फंक्शंस को हम क्या बनाते हैं, पब्लिक बनाते हैं, क्योंकि हमें इन्हें कॉल करना पड़ता है। अगर किसी भी मेथड को अगर आप कॉल नहीं करोगे तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अब हम चलते हैं इनहेरिटेंस पे। देखो एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन बीइंग मैंने इसलिए लिखा हुआ ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखो ह्यूमन बीइंग है, अब जैसे मैं हूं या 10 घर है, वो 10 घर मेरे पास आ जाएंगे, फर्दर मैं नए घर बना लूंगा। तो जो मुझे 10 घर मिले हैं वो अपने पेरेंट्स से मिले हैं, तो मैंने क्या किया, वो इनहेरिट, समझ में आ गया। अगर मेरे फादर के 2 बच्चे होते तो हाफ प्रॉपर्टी मेरे पास इनहेरिट होके आ जाती, हाफ मेरे भाई के पास चली जाता, समझ में आ गया। तो जब हमें कोई पहले किसी से हमें कुछ प्रॉपर्टी मिलती है, हम उसको ग्रैब करते हैं, यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। बट यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम थोड़ा ना,
यहाँ पे ये है, जब हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, क्लास में क्या होती है, हम फंक्शनैलिटी को डालते हैं, मीन्स मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हमने किसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर बनाते वक्त उसने कहा कि भाई मुझे जो है एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें ऐड का ऑप्शन हो, मतलब एडिशन का ऑप्शन और सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन हो, राइट। बट जब बन गया प्रोग्राम, रन करके दिखा दिया, वो बोला बढ़िया। उसने फिर हमारे को बोला कि भाई मुझे तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए। अब वो क्या करेगा, अब प्रोग्रामर क्या करेगा, या तो उसी क्लास में ये दो प्रोग्राम बनाए, राइट। अभी तो हम दो प्रोग्राम बना रहे हैं, कई बार क्या होता है बहुत सारे फंक्शंस हम बनाते हैं एक मतलब क्लास के अंदर। अब काफ़ी सारे फंक्शंस के बीच में हम दूसरा इन्वॉल्व करेंगे, कई बार जो सक्सेसफुली अगर प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसके अंदर अगर हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो कई बार एरर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, पुराने वाली क्लास को हम नई क्लास में इनहेरिट कर लेंगे और जो नए फीचर डालने हैं वो सेकंड क्लास में इंट्रोड्यूस कर देंगे। अगर बाय चांस कोई एरर आया तो इट मीन्स किस में है, इसमें एरर है, और हमारा जो पहले वाला क्लास है, पहले वाली क्लास है वो स्मूथली काम करेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ चीज़ को हम एडिट करते हैं तो उसमें एरर आ जाते हैं, तो इसलिए एक तो वो एरर आएंगे नहीं, दूसरा कोड की रीयूजेबिलिटी होगी, मीन्स जो पहले लिखा हुआ कोड तो एज इट इज इनहेरिट हो गया। अब सिर्फ हमें क्या है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ही तो इम्प्लीमेंट करना है, वो हम नई क्लास में ला देंगे। समझ में आ गया। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस अलो ए क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड मेथड फ्रॉम अनदर वन क्लास, इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास या बेस क्लास। किसी बेस क्लास से कोई प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है क्लास, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। समझ में आ गया। अब इनहेरिटेंस हो रहा है तो कोई क्या मतलब बेनिफिट हुआ, इट्स सपोर्ट कोड यूजेबिलिटी, मीन्स कोड एक बार बनाया उसको हमने क्या कर लिया, रीयूज कर लिया। एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट क्लास एंड द बेस क्लास। इससे बेस क्लास और जो और चाइल्ड क्लास के अंदर क्या होती है, रिलेशनशिप बनती है, राइट। अब बेस क्लास को हम, पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं, और चाइल्ड को हम क्या बोल सकते हैं, सब क्लास और ड्राइव क्लास। इसको थोड़ा याद करना, रीजन क्या, कंफ्यूज हो जाते हैं जब कोई वाइवा या प्रैक्टिकल होते हैं तो आप समझा नहीं पाते हो, तो इसको ध्यान से देखना, राइट। कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, हाई तौबा नहीं है। अब आपकी क्या है, फॉर एग्जाम्पल डॉग क्लास माइट इनहेरिट from a general animal class, allowing dog to inherit the bark method but allow have its own specialization method। अब है तो ये एनिमल, अब एनिमल की क्या होती है, 4 legs वगैरह होती है, समझ में आ गया। तो एनिमल से उन्होंने क्या प्रॉपर्टी इनहेरिट की कि उनकी 4 legs हैं, राइट। उसके अलावा कुछ पर्सनल भी उनकी जो है, जैसे बार्क, सारे बार्क नहीं करते, ठीक है, डॉग ही करता है, तो वो उसकी खुद की न्यू प्रॉपर्टी है जो उन्होंने डेवलप की। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है ability to perform more than one form। polymorphism means ability to perform more than one form, means एक से ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करना। जैसे आपने ऑलराउंडर सुना होगा, जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है, वो क्या करता है, बैटिंग भी करता है, धोनी करते थे, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और कीपिंग भी करते हैं, राइट। सेम इसी तरह से ह्यूमन बीइंग में भी आपने टीचर के बारे में बात करो, मीन्स मीन वाइल यू आर टॉकिंग अबाउट योर सर, हु इज सर फॉर यू इन कॉलेज। वो कॉलेज में आपके क्या है, सर है, बट वो घर में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या है, फादर, और अपनी वाइफ के लिए क्या है, हस्बैंड। मीन्स ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म डिफरेंट बिहेवियर एट डिफरेंट इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या हो गया, टाइम या सिचुएशन, राइट। Polymorphism allow object of different class to be treated as a object of, it enables to method to have different implement based on object it acting upon। means ये क्या करेगा, डिफरेंट इंस्टेंस पे डिफरेंट बिहेव करेगा और किस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसको कॉल किया जा रहा है उस पे परफॉर्म करेगा, राइट। अब देखो इसका एक एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का, फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट। फंक्शन ओवरलोडिंग देखो ये आ गया, फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। मीन्स मेथड ओवरलोडिंग उसको कहते हैं कि आप अपने प्रोग्राम में फंक्शन का नाम सेम रख रहे हो पर उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। जैसे मैंने एरिया नाम का एक फंक्शन बनाया, इसमें एक आर्ग्यूमेंट डाल रहा हूँ, एक और एरिया नाम का फंक्शन बनाया, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ। इट मीन्स काम करने वाला कौन है, एरिया। इसको एक आर्ग्यूमेंट दो तो स्क्वायर का निकाल देता है एरिया, अगर मैं इसको 2 आर्ग्यूमेंट देता हूँ तो ये रेक्टेंगल का निकाल देता है। तो क्या हुआ, अब काम करने वाला एक फंक्शन बट मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो इसको मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। ये है मेथड ओवरराइडिंग, ये है मेथड ओवरराइडिंग। ए सब क्लास प्रोवाइड इट्स ऑन स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन
मेथड ऑलरेडी डिफाइंड इन द सुपर क्लास। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब होता है जब आपने एक सब सुपर क्लास में एक मेथड बना रखा है और उसको आप क्या करते हो, रीडिफाइन कर देते हो किसमें, बेस क्लास में। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑपरेटर के बेसिक मीनिंग को, बेसिक फीचर को या बेसिक उसका एक्शन को, जो प्री डिफाइंड एक्शन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। अब ये प्लस ऑपरेटर है वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए होता है, बिल्ट इन डाटा टाइप पे काम करने के लिए। अगर मैं इसकी कैपेबिलिटी को ऑब्जेक्ट तक ले जाऊं कि ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी एडिशन कर सकता है, तो जो ये एक्सटेंड किया हमने उसका फीचर, वो मैं किसकी हेल्प से कर सकता हूँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू, जो कि हमारी सी प्लस प्लस में एप्लीकेबल है, राइट। देखो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन इज ए कंसेप्ट ऑफ सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय मॉडलिंग क्लासेस बेस्ड ऑन एसेंशियल प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर एन ऑब्जेक्ट should have while hide the unnecessary implementation detail। मीन्स हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई कर देना है कि हमने जैसे ये लगा लो कि भाई हमें किसी भी क्लास के किसी फंक्शन को एक्सेस करना है, तो हमें सिंपल और सिंपल उसको क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा या ऊपर क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इट अलाउ प्रोग्रामर टू फोकस ऑन हाई लेवल इंटरेक्शन रादर देन लो लेवल इंटरेक्शन। मीन्स हमें सिर्फ क्या करना है, उस क्लास के का फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसके फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कॉल। हमें ये नहीं देखना है कि वो प्रोग्राम कैसे बना हुआ है वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल जैसे एक नेम स्पेस है आपका एसटीडी, ठीक है, आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कर देते हो, राइट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। दूसरा आप हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम कर देते हो, राइट। तो सी आउट और सीन एक स्ट्रीम है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो हम क्या करते हैं, वी जस्ट यूज इट एंड गोइंग इन विदाउट गोइंग, यहाँ क्या आएगा, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल हाउ सिन एंड सी आउट वर्क एंड हाउ इट वाज कोडेड, ये कैसे कोडेड है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको यूज कर लेते हैं, हमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत पड़ी नहीं। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जस्ट यूज द क्लास इन इट्स फंक्शनैलिटी विदाउट गोइंग इनटू द बैकग्राउंड डिटेल। जो इस तरह की लैंग्वेज है जो इसको सपोर्ट करती है वो कौन कौन सी है आपकी, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, सी है, रूबी एंड स्विफ्ट। एडवांटेजेस, अब हम क्या करेंगे, एडवांटेजेस करेंगे। एडवांटेजेस में क्या होता है, मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी होता है कि स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स के अंदर स्मॉल स्मॉल पार्ट में आप अपने पूरे पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करें। इससे क्या होगा, अगर आपने एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेके एक प्रोग्राम बनाया या सॉफ्टवेयर बनाया, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक तो जैसे एक मॉड्यूल पे कोई एक यूज़र काम कर लेगा, दूसरे पे दूसरा कर लेगा, और क्या होगा, हम इसको इंडिविजुअली भी टेस्ट कर सकते हैं और बाद में इसको कंबाइन करके भी क्या कर सकते हैं, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी, इनहेरिटेंस अलो द रीयूजेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कोड। मीन्स ये एडवांटेज चल रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से क्या क्या बेनिफिट्स हुए, राइट। अब हम और भी हैं हमारे, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। क्या होती है स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि हम एक छोटे से प्रोग्राम से लेके, एक एडिशन ऑफ टू नंबर से लेके एक बड़ा सॉफ्टवेयर तक भी बना सकते हैं। और सी, सी प्लस प्लस में तो हम क्या है, ओएस भी बना सकते हैं। ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इतना वास्ट स्केलेबिलिटी है इसकी। मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी होता है कि किसी भी प्रोग्राम को उसको मेंटेन करने के लिए इजी। एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन हेल्प इन मेकिंग द सिस्टम मोर अंडरस्टैंडेबल एंड इजियर टू मेंटेन, राइट। इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन करना हमें आसान हो जाता है। मेंटेन करना मीन्स उसको अपडेट करना वगैरह वगैरह। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, एनकैप्सुलेशन है, आपको बता चुका हूँ, व्हेन डेटा एंड फंक्शंस आ गया। इनहेरिटेंस में क्या होता है, आप प्रॉपर्टी को और बिहेवियर को किसी भी क्लास, अदर क्लास के बिहेवियर को इनहेरिट कर सकते हो और उसके अंदर न्यू ऐड है, जो भी है न्यू ऐड करना चाहते हो उसका बिहेवियर, तो वो ऐड कर सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म भी आपका आ गया। अब फीचर में इसका एक और है, लो लेवल मेमोरी मैनिपुलेशन। लो लेवल मेमोरी मैनिपुलेशन का मतलब है कि आप इसके अंदर पॉइंटर यूज कर सकते हो, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर सकते हो, एलोकेशन और डी एलोकेशन कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो, राइट, ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो। चलें आगे, जैसा आगे आगे आएगा, मल्टीपल पैराडिग्म लैंग्वेज। मीन्स आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, राइट। और प्रोसीजरल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, चाहे जेनरिक प्रोग्रामिंग हो, चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हो, सभी को ये सपोर्ट करता है, राइट।
टेम्पलेट है, एक जेनरिक प्रोग्रामिंग होती है। जैसे हम कभी भी कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, उसमें हम डिफाइन करते हैं कि इस फंक्शन में ना आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का ही आना चाहिए। मीन्स जब आप किसी फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको उसे इंटीजर वैल्यू ही पास करनी पड़ेगी, राइट। बट जो जेनरिक टेम्पलेट क्या करता है, आप एक फंक्शन टेम्पलेट बना देते हो या क्लास टेम्पलेट बना देते हो। फंक्शन टेम्पलेट बनाने से क्या है, जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करोगे तो आप उसकी जगह इंट ना लिख के आप क्या लिखोगे, टी लिखोगे। मीन्स जो वेरिएबल है टेम्पलेट फंक्शन टेम्पलेट का, तो टी का मतलब है रन टाइम पे आप बताओगे कि इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हो या फिर क्या पास कर रहे हो, आप फ्लोट वैल्यू पास कर रहे हो। तो इसको जेनरिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। टेम्पलेट लाइब्रेरी को यूज करता है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी क्या करती है, प्री रिटर्न क्लासेज और फंक्शन, कॉमन डाटा स्ट्रक्चर, मतलब आपको एक क्लास लाइब्रेरी देती है जिसके अंदर वेक्टर, लिस्ट, ट्रैक, क्यू एंड मैप्स टाइप के डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बने होते हैं, जिससे आप एल्गोरिथम लगा के या उसमें सॉर्टिंग वगैरह आप कर सकते हो। रिच फंक्शनैलिटी इन लाइब्रेरी, जब आप लाइब्रेरी की बात करेंगे तो इसके पास काफ़ी सारी लाइब्रेरी है जो हार्डवेयर इंटरेक्शन भी करती है और सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग भी करती है। मीन्स आप इसके अंदर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग बना सकते हो, सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। इतना लिख देना जो भी आप लिखना। ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखो पहले आ गया था, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है जब हम रीडिफाइन करते हैं मीनिंग को, किसके, ऑपरेटर को। जैसे प्लस माइनस किस पे काम करता है, बिल्ट इन डाटा टाइप पे। अगर हम इसका बिहेव यूजर डिफाइंड डाटा टाइप पे भी एप्लीकेबल कर दें, इस क्लास पे भी कर दें कि वो क्लास पे भी एप्लीकेबल हो जाए, मीन्स एडिशन कर दे दो ऑब्जेक्ट को, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। इससे भी क्या होता है, आपकी आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है, राइट। फिर होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है कि जब भी हम आपका प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तो वो प्रोग्राम काफ़ी देर से चल रहा होता है, बाई चांस उसके अंदर कोई एक्सेप्शन, रन टाइम एरर आ जाती है। रन टाइम एरर को ही हम एक्सेप्शन बोलते हैं कि भाई आपका प्रोग्राम क्या होगा, अनवांटेडली क्या होगा, एकदम इंटरप्ट हो जाएगा। बाई चांस मैंने 30 मिनट उस पर काम किया है, कुछ डाटा स्टोर किया है, बट क्या होगा अगर एक्सेप्शन आने से वो इंटरप्ट हो गया तो क्या होगा, मेरा सारा का सारा वर्क वेस्ट हो जाएगा। तो हमें एक एक गुड प्रोग्रामर को ये एडवाइस दी जाती है कि आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। एक्सेप्शन हैंडलिंग से हमारे को क्या पता भी लग जाता है कि एग्जैक्टली क्या एरर आया, राइट। जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज आप लिख सकते हैं अगर ये समझ में नहीं आता। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास 3 कीवर्ड्स हैं। ये ट्राई ब्लॉक, ब्लॉक बोलते हैं इनको क्योंकि इनकी खुद स्टेटमेंट्स होती हैं काफ़ी सारी। ट्राई, कैच एंड थ्रो क्या होता है, ट्राई होता है कि अगर हमारे को ये लगे कि हमारे प्रोग्राम कोड में कुछ एरर आ सकता है तो वो वाला कोड हम कहाँ रख देंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। इसका एक अपना ब्लॉक होता है, ऐसे यहाँ ट्राई लिखा जाएगा। इस ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट है मुझे लग रहा है इसमें एरर आ सकता है, द कोड दैट माइट जनरेट द एरर वी प्लेस द कोड इन दिस ब्लॉक, ठीक है। जैसे ही ट्राई में कोई एरर आएगा इट ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ कंपाइलर टू द कैच ब्लॉक। अगर इसमें कोई एरर आएगा तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कैच ब्लॉक में जाएगा। तो जो भी हैंडलिंग स्टेटमेंट है, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो स्टेटमेंट है या कोड है, वो हम कहाँ लिखेंगे, कैच के अंदर। इससे क्या होगा, प्रोग्राम का जो एक्सेप्शन आया है वो प्रोग्राम को इंटरप्ट नहीं करेगा, एक मैसेज या किसी ये कोडिंग को एग्जीक्यूट करके स्मूथली क्या है, रन होता रहेगा। थ्रो क्या करता है, थ्रो होता है एक्सेप्शन को, जब भी कोई ट्राई में एक्सेप्शन आएगा थ्रो क्या करेगा, एक्सेप्शन को किसी पर्टिकुलर कैच के पास सेंड कर देगा, राइट। तो थ्रो क्या होता है, थ्रो इज यूज टू सेंड द रिक्वेस्ट टू हैंडल द एक्सेप्शन टू ए पर्टिकुलर कैच। किसी पर्टिकुलर कैच को असाइन कर देगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कि आप इसको हैंडल करें, क्योंकि एक ट्राई के साथ एटलीस्ट एक कैच ब्लॉक होना चाहिए, राइट। बट मल्टीपल कैच भी हो सकते हैं। इट एनेबल मोर रिलायबल एंड मेंटेनेबल कोड बाय आइसोलेटिंग द एरर हैंडलिंग लॉजिक फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। मीन्स आपका जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड है आप कोड में ना लिख के सिर्फ ट्राई, कैच और थ्रो डिफाइन कर दिए। अगर आपको एक्सेप्शन हैंडल करना है वो या उसमें हैंडलिंग ना हो रही हो तो आप कोड के किस पार्ट में देखोगे, ट्राई, कैच और थ्रो में, राइट। फिर चलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। देखो मेमोरी मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट अपने आप भी होती है, बट क्या होता है कि जहाँ पे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं ना वहाँ पे आपको मेमोरी की बात समझ में आएगी, क्यों नहीं। अभी तो हम एडिशन ऑफ 2 नंबर और ये कुछ पैलेंड्रोम वगैरह ये छोटे छोटे प्रोग्राम है, इसमें मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं आती कि भाई मेमोरी फुल हो जाए, एरर आ जाए कि नो स्पेस इन द मेमोरी। तो कई बार क्या होता है जब हमें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे तो हम जब रन करेंगे तो मेमोरी का इशू आएगा, राइट।
जैसे लोग भी जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, जो वीडियो एडिटिंग या वीडियो बनाते हैं कार्टून वीडियो, जब उसको एक रेंडर करते हैं, लाइन अप करते हैं कि ये प्ले हो, तो उसमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आ जाती है, वो बहुत स्लो स्पीड में होता है। तो जब आप प्रोग्राम बनाओगे बड़े बड़े, तो आपको मेमोरी मैनेजमेंट आनी चाहिए, राइट। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कंट्रोल द मेमोरी मैनेजमेंट, मीन्स प्रोग्रामर खुद इसको मैनेज करता है। ये नहीं है कि अपने आप कंपाइलर अपने आप मैनेज करेगा, नहीं, आप खुद क्या करोगे, मेमोरी एलोकेट करोगे और डी एलोकेट करोगे, न्यू ऑपरेटर से मेमोरी एलोकेट करोगे जितनी भी आपको चाहिए रन टाइम पे। अब ये देखो मैंने क्या किया, ये इंट str और ये 20 लिख दिया। अब ये कितना स्पेस मेमोरी में एलोकेट करोगा, 20। बाई चांस हम नाम सिर्फ ये लिख रहे हैं, कितने हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, 5। अब हमारा 15 जो है स्पेस वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। वेस्ट हो गया, नहीं हो गया, हो गया। अगर हम रन टाइम पे ही जैसे ही डाटा आए उसका साइज कैलकुलेट कर ले और फिर वो असाइन कर दे, इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारा स्पेस जो होगा वो वेस्ट नहीं होगा, जो मेमोरी का स्पेस है वो यूटिलाइज होगा, 15 किसी और के लिए यूज़ कर लेंगे, राइट। और जब हमारा को लगे कि भाई अब हमें रिलीज करना है मेमोरी को, तो हम क्या कर देंगे, डिलीट ऑपरेटर को यूज करके या तो उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, उससे वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इससे हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन कर देते हैं। बहुत अच्छा फीचर है ये मेमोरी मैनेजमेंट का। क्वेश्चंस इस पे पर्टिकुलर भी आ सकता है कि व्हाट इज डायनेमिक एलोकेशन एंड हाउ वी परफॉर्म द डायनेमिक एलोकेशन इन C++, एक्सप्लेन एक्सप्लेन न्यू एंड डिलीट। तो ये अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है, वो आगे फ्यूचर में देखेंगे हम, राइट। आगे चलते हैं, इतना ही है, बाकी आप पढ़ लेना। सी इज नॉन एज हाई परफॉर्मेंस बिकॉज जो इसका कंपाइलर है वो हाईली ऑप्टिमाइज मशीन कोड है, मीन्स जल्दी से मशीन कोड में कन्वर्ट करता है ये बड़ी फास्ट मैनर में। जब इंटरप्रेटर होता तो स्लो करता, राइट। दिस मेक इट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन वेयर स्पीड एंड रिसोर्स मैनेजमेंट्स आर क्रिटिकल। जहाँ जहाँ भी स्पीड का मैटर करता है, मतलब सॉफ्टवेयर स्पीड में चलना चाहिए और रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो, मीन्स मेमोरी को भी अच्छे ढंग से यूटिलाइज करे, सच एज गेम, सिमुलेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे अगर हमें सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो हम किस में बनाएंगे, C++ में बनाएंगे, राइट। इट ऑफर फीचर लाइक इनलाइन फंक्शन, आपने इनलाइन फंक्शन नहीं सुना होगा, सुनना, डायरेक्ट मेमोरी मैनिपुलेशन, पॉइंटर वगैरह यूज करना, मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट टू ऑप्टिमाइज न्यू और डिलीट के थ्रू आप मैनुअली आप क्या कर सकते हो, मेमोरी एलोकेट और डीएलोकेट कर सकते हो। पोर्टेबिलिटी क्या है कि हमारा जो सॉफ्ट प्रोग्राम है जो भी है, या सी लैंग्वेज किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती है, मतलब विंडो वगैरह में भी चलती है और लाइनस वगैरह में भी चल सकती है। हमारा कोई भी प्रोग्राम होगा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में ले जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग जो है C++ में सपोर्ट नहीं करती थी, जावा में सपोर्ट करती थी, बट डे बाय डे C++ ने भी क्या करा, अपना वर्जन इंट्रोड्यूस किया, 11 वर्जन या उसके बाद की जितने भी वर्जन है उसके अंदर क्या है, आपकी मल्टी थ्रेडिंग को अप्लाई किया गया। मल्टी थ्रेडिंग कुछ नहीं होती, जैसे क्या है, हम एक टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे टास्क को परफॉर्म करेंगे, राइट। बट जहाँ पे मल्टी यूजर्स हो, हम क्या करेंगे, सीपीयू का या कंपाइलर का काम जो है, सीपीयू क्या करेगा, 2 सेकंड इसको देगा, 2 सेकंड इसको, 2 सेकंड इसको, 2 सेकंड इसको, मीन्स पैरेलल प्रोसेसिंग होगी। जो ये काम कंप्लीट होंगे सारे के सारे काम लगभग क्या होंगे, पैरेलली प्रोसेस होने के कारण स्पीड अप हो जाते हैं। समझ में आ गया। और आपको ये नहीं पता लगेगा कि भाई ये वाला पहले हो रहा है या ये हो रहा है, ये हो रहा है। या ये लगा लो कि जब हम कोई वीडियो प्लेयर चला रहे होते हैं, वीडियो प्लेयर में क्या है, एक तो वीडियो प्ले हो रही होती है, साथ के साथ सेकंड भी प्ले हो रहे होते हैं, साथ के साथ कोई एक ऐसे ऐसे कोई डांस का फ्लो या म्यूजिक का फ्लो अप एंड डाउन जो दिखाते हैं वो भी हो रहा होता है। तो ये काम क्या होता है, ये मल्टी थ्रेडेड है। मल्टी थ्रेडेड मीन्स एक जो है कंट्रोल जो है वो इसको प्ले भी कर रहा है, साथ के साथ इसको भी मूव कर रहा है, साथ के साथ ये म्यूजिक का जो इमेज होती है जिससे पता लगता है कि बेस जो है इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मल्टी थ्रेडिंग की है, राइट। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, बट इससे आपको क्या होगा, आगे तक का सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा, राइट। टाइप सेफ्टी क्या है भी, ये टाइप सेफ्टी है, मीन्स आप इसके अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और कोई फंक्शन डिक्लेयर करोगे, उसके आर्ग्यूमेंट जो डिक्लेयर करोगे और उसको कॉल करोगे, तो वो अपने आप चेक कर लेगा भी कॉलिंग के समय फंक्शन की डेफिनेशन में इंटीजर है और ये कॉल करते वक्त फ्लॉट दे रहा है, वो फ्लॉट के थ्रू कॉल कर रहा है, तो कंपाइल टाइम पे ही चेक हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट
नहीं होगा। दिस अलाउ फॉर बेटर ऑप्टिमाइजेशन एंड टाइप सेफ्टी, प्रिवेंट द टाइप रिलेटेड एरर, मीन्स टाइप रिलेटेड एरर्स को ये आगे मूव फॉरवर्ड नहीं होने देता, यहीं पे ही रोक लेगा। फिर आता है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी विद सी, मीन्स जितनी जो सी बनी है वो एक्सटेंड ऑफ सी प्लस प्लस बनी है, वो किसके भी है, उस पे बनी है सी पे, तो सी और सी प्लस प्लस के कोड हैं वो इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं, राइट। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है, राइट। वो मैं आपको बता चुका हूँ। कंपाइल टाइम होता है कि मीन्स जब आप कंपाइल करते हो सिस्टम को और उसी टाइम पता लग जाता है कि ये वाला कॉलिंग फंक्शन इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, मतलब कॉलिंग और कॉल्ड फंक्शन होता है ना, उनका पता लग जाता है कि ये किसके लिए कॉलिंग कर रहा है। कुछ चीज़ें हमें रन टाइम पे पता लगते हैं कि जो फंक्शन की कॉल है उसकी किस डेफिनेशन से मैच होगी, राइट। अब समरी है तो हम क्या करेंगे, समरी में क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या क्या आएंगे, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, राइट। अब आपका कंप्लीट हो गया। लो लेवल मेमोरी एक्सेस है, मीन्स पॉइंटर और मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं, मीन्स जैसे न्यू और डिलीट ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं हम। पॉइंटर जो है कंसेप्ट है। जेनरिक प्रोग्रामिंग मीन्स इसके अंदर टेम्पलेट बना सकते हैं, क्लास टेम्पलेट और फंक्शन टेम्पलेट। रिच लाइब्रेरी है, नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, ग्राफिक्स से रिलेटेड बनाना हो तो हमारे पास रिच लाइब्रेरी है। हाई परफॉर्मेंस है, मीन्स जो कंपाइलर है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, बड़ा फास्ट है, रिसोर्स को अच्छा यूटिलाइज करता है। मल्टी पैराडिग्म है, मीन्स प्रोसीजरल लैंग्वेज हो चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो चाहे जेनरिक प्रोग्रामिंग, उन सबको सपोर्ट करता है। करंट करेंसी जो नए लेटेस्ट मॉडल मतलब वर्जन है तो उसमें क्या करता है, मल्टी थ्रेडिंग को भी सपोर्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल नेट सेवा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।